Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and a very good morning. Starting with today's lecture, first of all we will recite the dua. Bismillahil-lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. This is a dua to protect from every evil in this world. Starting with the virus replication, that is chapter number 29 in your course outline. Lecture number 2 on today, 6th of April. The learning outcomes for today's lectures are, we will, by the end of this lecture, we will be able to draw the viral growth curve. Number 2, we will try to analyze the specific events going on in viral replication cycle. Thirdly, we will elaborate the gene expression, and then we will know that how do different viruses replicate. So moving towards the end of lecture, in the last we will discuss the lysogenic cycle. We will draw it and explain it in different phases. Now the viral growth cycle here in this chapter is described in two forms. पहली फॉर्म में हम जनरल ग्रोथ कर्व को डिस्कस करेंगे और सेकंड फॉर्म में हम स्टेप वाइज अप्रोच पे जाएंगे कि कैसे डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट होस्ट सेल्स में जाके ग्रो करते हैं. Now number 1 outcome was draw and explain viral growth curve. Remember, when one viron enters a host cell, within a few hours, it is capable of producing hundreds of its kinds of virons in the host cell. इसका क्या मतलब है, जब एक होस्ट सेल के अंदर सिर्फ एक वायरॉन पार्टिकल एंटर हुआ और डिफरेंट स्टेप्स से वो गुजरता गया, तो विदिन 10 hours it will be able to replicate in hundreds and thousands of virons in that specific host cell. टाइम जो है ये वेरी करता है. विदिन कुछ वायरसेस जो जल्दी रेप्लिकेट करते हैं विदिन अ फ्यू मिनट्स में भी वो उनका टाइम शुरू हो जाता है ग्रोथ साइकिल का, और कुछ में आवर्स एंड आवर्स डिपेंड करता है ह्यूमन वायरस. नाउ स्टार्टिंग विद दिस ग्रोथ कर्व, द फर्स्ट इवेंट आप देखें बड़ा स्ट्राइकिंग है ये. इसमें क्या होता है कि वायरस डिसअपियर हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है सॉलिड लाइन से. सॉलिड लाइन देखिए वाई एक्सिस से ड्रॉप हो रही है एक्स एक्सिस पे. अब जो वायरस पार्टिकल है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वायरस न्यूक्लिक एसिड जो कंटिन्यू टू ग्रो कर रहा है, कंटिन्यू टू फंक्शन कर रहा है, और उसके बाद वहाँ जमा होना शुरू हो रहा है. अब ये कहाँ इंडिकेट हो रहा है, ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट हो रहा है. अब द टाइम ड्यूरिंग विच नो वायरस इज फाउंड इनसाइड द सेल इज नोन एज द एक्लिप्स पीरियड. और एक्लिप्स पीरियड जो है ये कब एंड होता है, इट एंड्स विद द अपीयरेंस ऑफ द वायरस. अभी आप देखें सॉलिड लाइन 5 घंटे बाद वायरस अपीयर होना शुरू हो गया. तो पहला हमारे पास एक्लिप्स पीरियड था जिसके अंदर वायरस ट्राई कर रहा था कि वो अंदर जाके कंटिन्यू करे फंक्शनिंग को, अक्यूमुलेट होना शुरू हो, और उसमें वायरस पार्टिकल जो है वो दैट इज नॉट डिटेक्टेबल, लेकिन वायरस न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपना काम. इसे एक्लिप्स पीरियड कहते हैं. एक्लिप्स पीरियड कहाँ पे एंड होगा, विद द अपीयरेंस ऑफ वायरस, एंड दैट इज कॉल्ड एज दैट इज इंडिकेटेड बाय द सॉलिड लाइन. अब एक आता है लेटेंट पीरियड. लेटेंट पीरियड को किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ वायरस एक्स्ट्रा सेल्युलरली. इसका क्या मतलब हुआ कि ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन स्टार्ट हुई और वायरस एक्स्ट्रा सेल्युलरली अपीयर होना शुरू हो गया. राइट तो एक आपने एक्लिप्स पीरियड याद रखना है और एक आपने लेटेंट पीरियड याद रखना है. अच्छा, उसके बाद एक थर्ड चीज आती है जिसे हम कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट. साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है, सेल फंक्शन बेचारे डीग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, डीरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और ये कब स्टार्ट होगा साइटोपैथिक इफेक्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटेंट पीरियड. एंड ऑफ द लेटेंट पीरियड में साइटोपैथिक इफेक्ट. As the name indicates, cyto means something related to cells and pathic means pathological. So cells जो हैं वो बेचारे physiological function की करने की बजाय pathologically affect होना शुरू हो जाएंगे. साइटोपैथिक इफेक्ट को हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं.
and it is a very initial step in the lab diagnosis of viral infections. Right, now one thing to remember is सारे viruses अल्हम्दुलिल्लाह cytopathic effect नहीं कर सकते. Right? तो अल्लाह ताला ने कुछ वायरसेस को ये एबिलिटी दी है, कुछ के पास साइटोपैथिक इफेक्ट का वेपन है, बाकी जो है वो अपने जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल चेंजेस करते हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीम पे जाके पैथोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाते. Now coming to the second outcome, that was endless specific events during viral growth cycle. अब इसमें क्या होता है, कुछ होते हैं हमारे पास अर्ली इवेंट्स, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे इजी टर्म्स में. एक होते हैं अर्ली इवेंट्स, एक होते हैं मिडल इवेंट्स और एक होते हैं लेट इवेंट्स. अर्ली इवेंट्स में क्या आता है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग. वायरस आता है, होस्ट सेल पे जाके अटैच करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है और अंदर जाके अनकोटिंग करता है. मिडल इवेंट्स में क्या होता है, वायरस अपनी जीन एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, रेप्लिकेट करता है और फुल फॉर्म में होता है. और लेट इवेंट्स में असेंबल करता है अपने आप को और रिलीज करता है, पैकेज करता है अपने और रिलीज करता है. जस्ट इमेजिन लाइक अ फैक्ट्री के फैक्ट्री के अंदर एक रॉ मटेरियल आया है. अब वो रॉ मटेरियल जो है वो जाके वहाँ पे डिफरेंट मशीनरीज में जाके अटैचमेंट करेगा, मशीनरीज में जाके वो पेनिट्रेट करेगा, अनकोटिंग शुरू हो जाएगी और मटेरियल जो है वो रॉ फॉर्म से मजीद एक और फॉर्म की तरफ जा रहा होगा. फिर आप देखें कि फैक्ट्री से ही हम एक प्रोडक्ट लेंगे जिसके अंदर अब उसमें एक्सप्रेशन मैं आपको एग्जांपल दूं, KNN की एग्जांपल ले लें. अब उसके अंदर लेट्स सपोज हम KNN के कोई ईटेबल ले लें, कोई भी ईटेबल ले लें, नगेट्स ले लें. अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया, नगेट्स का पहले रॉ मटेरियल आया था, उसको उन्होंने वॉश किया, सारा कुछ किया, उसके बाद सेमी कुक किया, फिर उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन, आप ये कह लें कि स्पाइसेस एक्सप्रेस किए और उनको रेप्लिकेट करना शुरू किया. आखिर में जब वो पैकेजिंग पे आए तो नगेट्स हो गए, उनके कबाब हो गए और ईटेबल्स हो गए, तो उन्होंने असेंबल किया डब्बों में, उसको पैक किया और उसके बाद इन द फॉर्म एग्जिट के तौर पे वो डब्बे जो है वो पैक होके कार्टन्स में निकलना शुरू हुआ. नाउ एनलिस्ट द इवेंट्स. Number 1, starting with attachment and penetration by parental viron. जो पेरेंट वायरॉन था उसने अटैच किया रिसेप्टर पे, सेल के पेनिट्रेट करने की कोशिश की, अंदर जाके अनकोटिंग कर दी वायरल जीनोम की. वायरल जीनोम के ऊपर जितने सारे कोड्स थे उसने उनको उठा के बाहर फेंका, उतार दिया. देन नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा, वायरल मैसेंजर RNA सिंथेसिस. फिर होगी वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनेगा, फिर बनेंगे वायरल जीनोम रेप्लिकेशन. देन लेट वायरल mRNA सिंथेसिस एंड लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस. फिर प्रोजेनी वायरॉन असेंबल होंगे, वो लाइंस में लगेंगे, अपने आप को असेंबली करेंगे और अपने ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेलप और जो चीज़ें उन्होंने चढ़ानी है वो करके रिलीज हो जाएंगे सेल से. राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, APU. उसके बाद अर्ली मैसेंजर RNA से अर्ली प्रोटीन्स बनेंगी और वायरल जीनोम रेप्लिकेट होना शुरू होगा. फिर लेट वायरल mRNA सिंथेसिस होगा, वायरल प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोजेनी असेंबली करेगी और वायरस रिलीज हो जाएगा. डायग्राम आपकी ये बनी हुई है पेज नंबर 224 पे. ये डायग्राम है और इसको स्टेप वाइज हम ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये देख लें, यहाँ पे ये एलेबोरेट होंगे. Now starting with the attachment, penetration and uncoating. लेफ्ट साइड पे देखिए वायरल एनवेलप आया है और ये होस्ट सेल जो ये सारा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. एंट्री हो रही है, ये हर्पेस वायरस इस पिक्चर में दिखाया गया है. फ्यूजन हो रही है वायरल एनवेलप की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आपस में वो फ्यूज हो रहे हैं. अंदर जाके वो पेनिट्रेशन के मौके पे वो वेसिकल टाइप बन रहा है और फिर जो है वो कैप्सिड रिलीज हो रहा है होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म. अच्छा, अब होता क्या है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन और अनकोटिंग में? प्रोटीन्स होती हैं सरफेस ऑफ द वायरॉन पे. द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द वायरॉन सरफेस और रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं होस्ट सेल सरफेस पे. अब ये जो वायरॉन सरफेस पे प्रोटीन्स हैं ये बड़ी स्मार्ट है, इनको पता है मैंने किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना है. और बाइंड किस तरह होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग. नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, बड़ी वीक सी बाइंडिंग होती है. प्लस ये जो होती है ना ये ऑर्गन स्पेसिफिक होती है. दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो विच ऑर्गन they want to attack on. किस ऑर्गन के ऊपर वो रिसेप्टर सेल्स पड़े हुए होंगे, रिसेप्टर प्रोटीन्स पड़ी होंगी, किन होस्ट सेल्स को जाके उन्होंने टारगेट करना है. Now remember there are two types of viruses.
एक होते हैं नैरो रेंज वायरसेस, एक होते हैं ब्रॉड रेंज वायरसेस। जैसे एंटीबायोटिक्स में आप पढ़ते हैं एक नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स होती है, एक ब्रॉड रेंज होती है, इसी तरह वायरसेस में भी होते हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जो मल्टीपल चीज़ों को अफेक्ट कर देते हैं, मल्टीपल ह्यूमंस को, नॉन ह्यूमंस को। कुछ होते हैं नैरो रेंज जो है वो कम रेंज वालों को अफेक्ट करेंगे और ब्रॉड रेंज वाले मल्टीपल स्पीशीज को अफेक्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू नेम अ नैरो एंड ब्रॉड रेंज वायरस एंड दिस इज रिटन ऑन इन चैप्टर नंबर 29। ये कौन सा वायरस है जो बड़ा नैरो रेंज रखता है और कौन सा वायरस है जो बड़ा ब्रॉड रेंज होस्ट सेल्स रखता है, ठीक है। Now coming to what is the clinical importance of fusion. फ्यूजन क्या होती है? एनवेलप वायरस होते हैं। समझने के अच्छा वायरसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक एनवेलप्ड होते हैं, एक नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो एनवेलप्ड वायरसेस क्या करते हैं? ये फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन किसके दरमियान होगी? वायरस का एनवेलप होगा और आउटर मेम्ब्रेन होगी होस्ट सेल की, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। अभी हमने पिछली डायग्राम में देखा था कि वो कैसे फ्यूज होने की कोशिश कर रही थी। HIV की जो पेशेंट है, यू नो HIV इज अ वायरल डिजीज, इसके अंदर हम देते हैं एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम है एनफ्यूवर्टाइड। अब एनफ्यूवर्टाइड क्या करती है? इस प्रोसेस के ऊपर जाके इनहिबिट करती है, वो फ्यूजन नहीं होने देती। अच्छा, अब ये अंदर अटैचमेंट हो गई इसकी, उसके बाद ये अंदर चला गया वायरस का पार्टिकल और पिनोसाइटोटिक वेसिकल के फॉर्म में अंदर किया गया, ठीक है। वायरस पार्टिकल पेनिट्रेट हो गया है, एंगल्फ कर लिया है पिनोसाइटोटिक वेसिकल में। अच्छा, इसमें क्या होगा? यहाँ जब पिनोसाइटोटिक वेसिकल में जाएगा, यहाँ जाके उसकी अनकोटिंग बिगनिंग शुरू होगी, वो अपना एनवेलप उतार के फेंक देगा। जितना लो pH होगा सेल के अंदर, उतने ज़्यादा वायरस खुशी खुशी रेप्लिकेट करेंगे। होता क्या? या तो रप्चर हो जाता है इस वेसिकल का, और या इसकी फ्यूजन हो जाती है आउटर लेयर ऑफ द वायरस की विद द वेसिकल मेम्ब्रेन। अब वायरस की जो आउटर लेयर थी, या तो वो फ्यूज हो जाएगी वेसिकल मेम्ब्रेन से, या और इन द एंड रप्चर हो जाएगा वेसिकल का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अब आप ये देखें, जब रप्चर हुआ वेसिकल का या फ्यूजन हो गई इनकी, फ्यूजन किसकी होगी? आउटर लेयर ऑफ द वायरस की विद द वेसिकल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इनर कोर ऑफ द वायरस जो है ये साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट होना शुरू होगी। Now coming to the next topic, what are the functions of protein receptors on the host cell surface? फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये पर्पल कलर का रिसेप्टर नजर आ रहा है और ये ऊपर वायरस लगा हुआ है मल्टी कलर, ग्रीन, येलो, वाइट कलर का, और यहाँ देखें वायरल एंट्री हो रही है और ये सेल के अंदर साइटोसोल है। अब सेल के ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, उनका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, बिकॉज अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है CD4 रिसेप्टर, जो हमारे सेल्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। कुछ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, और उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो बाइंड करते हैं क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स से और हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये वाले अच्छा, HIV क्या करते हैं? HIV इज अ वेरी स्मार्ट वायरस। ये क्या करेगा? इसको ये पता है कि मैंने CD4 के ऊपर जाके लगना है और CD4 रिसेप्टर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ये सीधा जाके उन ऑर्गन स्पेसिफिक होस्ट सेल्स पे जाके अटैक करेगा जिन बेचारों के ऊपर CD4 पड़ा हुआ होगा। इसी तरह जो रेबीज वायरस है, दैट वायरस इज ऑल्सो स्मार्टर देन HIV। वो क्या करेगा? किसी भी होस्ट सेल की बॉडी में जाके उन रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, उन सेल्स को ढूंढेगा जिसके ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पड़े होंगे। एप्स्टेन बार वायरस क्या करेगा? उन रिसेप्टर्स को ढूंढेगा, उन सेल्स को ढूंढेगा जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स पड़े होंगे। और हर्पीज वायरस, वैक्सीनिया वायरस अपने अपने सेल्स ढूंढते हैं जिनके ऊपर ग्रोथ फैक्टर्स लगे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एप्स्टेन बार वायरस जो है वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर से करता है बाइंड। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF से करता है, और वैक्सीनिया जो है वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वाले सेल्स के ऊपर जाके बाइंड कर देगा। नाउ टुडे इन द एरा ऑफ SARS-CoV-2, ट्राई टू गिव मी द आंसर कि SARS-CoV-2 कौन से सेल्स को जाके अफेक्ट करेगा? कौन से सेल्स होंगे जिनके ऊपर कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और SARS-CoV-2 दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरोना और COVID-19, ये किन रिसेप्टर्स को जाके बाइंड करेगा? उनकी प्योरीफाइड जीन्स।
न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज एन इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड? यदि हमने पिछली डायग्राम में पढ़ा, इट इज अ प्योरिफाइड वायरल डीएनए और आरएनए। कोई इसके ऊपर प्रोटीन नहीं होती, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त होता है। इट कैन कैरी आउट एंटायर वायरल ग्रोथ साइकिल और एज अ रिजल्ट इट कैन प्रोड्यूस कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये चूंकि अंदर ये जमा हुआ होता है, इसलिए ये बाईपास कर देता है होस्ट रेंज स्पेसिफिसिटी को। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और वायरस के ऊपर भी होते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स ने जाके बाइंड करना है रिसेप्टर से, लेकिन ये तो एक अंदरूनी मटेरियल है ना जो वायरस के अंदर प्रेजेंट था। इट इज प्योरिफाइड वायरल डीएनए और आरएनए। इसको जरूरत ही नहीं बेचारे को कि जाके होस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली ऐड करे। तो ये क्या करता है, ये बाईपास कर देता है होस्ट रेंज को। इसी वजह से जो पोलियो वायरस आरएनए, इट मे एंटर नॉन प्राइमेट सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि पोलियो वायरस के ऊपर अगर तो उसको वायरस को पता था कि मैंने सिर्फ उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होना है, तो नॉर्मली पोलियो जो है वो मैमल सेल्स को और प्राइमेट्स को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम उसका प्योरिफाइड वायरल डीएनए ले लें, आरएनए ले लें जिसके ऊपर प्रोटीन ही नहीं है, तो दैट प्योरिफाइड डीएनए और आरएनए इज मोर स्मार्टर। अब क्या करेगा पोलियो वायरस का आरएनए, वो नॉन प्राइमेट सेल्स पे भी जाके लग जाएगा और वहां पे भी अफेक्ट शुरू कर देगा। लास्टली, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड ये हमें बताता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स कैरी नहीं करती जी जेनेटिक मटेरियल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एलैबोरेट जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोम रेप्लिकेशन। अब जीन रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है वायरल जीन ये जो होता है वायरल जीन एक्सप्रेशन, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस फर्स्ट स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन में। उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पे से वायरस जो है वो डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करते हैं। फॉलो किस तरह करते हैं डिफरेंट पाथवेज को, इसका डिपेंड करता है कि नेचर क्या है न्यूक्लिक एसिड का और किस पार्ट ऑफ द सेल में, इन विच पार्ट ऑफ द सेल दे आर रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट। यहाँ पे देख लें डायग्राम। फर्स्ट स्टेप जीन एक्सप्रेशन में क्या है, यू हैव टू रिमेंबर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। अच्छा, एक है यहाँ पे ये देखिए सेकंड पॉइंट, डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट द पॉक्स वायरस रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस। सारे डीएनए वायरसेस जो हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, वो कहाँ रेप्लिकेट करते हैं? न्यूक्लियस में। होस्ट सेल बेचारे का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज कर लेते हैं और आराम से अपना मैसेंजर आरएनए बना लेते हैं। Now coming to the next question, where does the DNA and RNA viruses replicate? इस स्लाइड को हम एक दफा कर लेते हैं। देखिए, DNA viruses replicate in the nucleus of the host cell. It uses host cell DNA dependent RNA polymerase और बड़ा स्मार्टली अपना खुद मैसेंजर RNA सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखनी है आपको, दैट इज पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस डीएनए की फैमिली में से ऐसा वायरस है जो कि साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है। बाकी तमाम डीएनए वायरसेस न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रीन लाइन में लिखा है ये आपने याद रखना है, जीनोम ऑफ ऑल डीएनए वायरसेस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तमाम डीएनए वायरसेस का जीनोम जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा एक्सेप्ट फॉर पैरवोवायरस। इसमें भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पैरवो, पॉक्स वायरस, हिपेडना वायरस, ये जब हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स मोर क्लियरर एंड मोर डाइजेस्टेबल टू यू गाइस। नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉलम, दैट इज आरएनए वायरसेस। अब तमाम आरएनए वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं? दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट रेट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस। अब जो ब्लू लाइन लिखी है उसमें हमने क्या चीज याद रखनी है, क्या समझना है कि जीनोम ऑफ ऑल आरएनए वायरसेस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सेप्ट रियोवायरस फैमिली। और रियोवायरस फैमिली में कौन सा वायरस है मोस्ट इंपॉर्टेंट? रोटा वायरस है। सॉरी, यहाँ मैं एस लिखना भूल गई। रोटा वायरस है जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सो आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ कि तमाम डीएनए वायरसेस की जीनोम जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होती हैं एक्सेप्ट फॉर पैरवोवायरस। डीएनए स्टार्ट विद डी
और डबल स्ट्रैंडेड स्टार्ट विद डी। तो इस तरह याद रख लें कि तमाम डीएनए वायरसेस की जीनोम्स में वो डबल स्ट्रैंडेड होंगी, और बाकी आ गए आरएनए वायरसेस, इसमें तमाम आरएनए वायरस की सिंगल स्ट्रैंडेड होंगी एक्सेप्ट रोटावायरस। एंड रोटावायरस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया एंड जीआईटी डिस्टर्बेंसेस इन चिल्ड्रन। अच्छा, ये स्लाइड है एक आपकी बुक में थोड़ा सा ये पैराग्राफ फॉर्म में, बट यहाँ मैंने आपको ये चारों ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर दिया है। सो लेट्स हैव अ लुक एंड स्टिल इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी आई एम हियर टू रीडिस्क्राइब इट। आरएनए वायरसेस 4 तरह के होते हैं। एक होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस विद पॉजिटिव पोलैरिटी, और इसमें लीडिंग जो फैमिली मेंबर है दैट इज पोलियो वायरस। ये क्या करता है, बड़ा आराम से रेप्लिकेट हो जाता है। इट यूजेस इट्स आरएनए जीनोम डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए, अपना ही आरएनए जीनोम उठाता है और अपनी मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर देता है। सेकेंड आता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव पोलैरिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैसेंजर आरएनए मस्ट बी ट्रांसक्राइब्ड, मैसेंजर आरएनए इनको चाहिए होता है, एंड सेल डज नॉट हैज आरएनए पॉलीमरेज। सेल के पास अब आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता। तो वायरस क्या करता है, वायरस के ऊपर एक होता है जिसको कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वायरस अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करता है ताकि मैसेंजर आरएनए उसका बन जाए। अब इसमें 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं सिंगल पीस ऑफ आरएनए। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें सिंगल पीस आरएनए का होता है। वो कौन कौन से वायरसेस हैं, वो है मीजल्स एंड रेबीज। और कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें मल्टीपल पीसेस होते हैं आरएनए के। वो कौन से वायरसेस हैं, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज एम्बिसेंस। एम्बिसेंस क्या होती है, अब इसमें कुछ होते हैं एरिना वायरस होते हैं, बनिया वायरस होते हैं जिनमें मिक्स्ड पोलैरिटी होती है, लाइक पॉजिटिव स्ट्रैंड्स भी होंगे, नेगेटिव स्ट्रैंड्स भी होंगे। तो ऐसे वायरसेस जिनमें पॉजिटिव पोलैरिटी भी हो, नेगेटिव पोलैरिटी भी हो, उनको कहते हैं एम्बिसेंस। इन रीजन्स को कहते हैं एम्बिसेंस। एंड विच वायरसेस कम अंडर दीज हेडिंग्स, दे आर एरिना एंड बनिया वायरस। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड कॉलम दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में, अच्छा सेल के पास कोई एंजाइम नहीं है बेचारे का जो कि ट्रांसक्राइब करे आरएनए को मैसेंजर आरएनए में। तो वायरस जो है यहाँ पे भी उसका अपना पॉलीमरेज होता है, और इस कैटेगरी में आता है रोटा वायरस जिसमें 11 सेगमेंट्स होते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। और रोटा वायरस अभी मैंने आपको बताया था अ लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया एंड जीआईटी डिस्टर्बेंसेस इन चिल्ड्रन। लास्ट कैटेगरी आती है रेट्रोवायरसेस। रेट्रो अब नाम से जाहिर है कोई रिवर्स और कोई इस तरह की चीज है, रेट्रो पीछे की तरफ। तो रेट्रो वायरस क्या होते हैं, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव पोलैरिटी वायरस। ठीक, इनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है पॉजिटिव पोलैरिटी का, जिसने ट्रांसक्राइब करना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कैसे ट्रांसक्राइब होगा, एक इसके पास एंजाइम होता है जिसको कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव पोलैरिटी का जो होगा वो ट्रांसक्राइब करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। कैसे ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से, जिसका दूसरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये जो डीएनए है ये अब आगे जाके वायरल मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और वायरल मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। कैसे बनेगा, पॉलीमरेज 2 से। और पॉलीमरेज 2 कहां से आया, दैट इज होस्ट सेल पॉलीमरेज। नाउ रिमेंबर ओनली फैमिली ऑफ वायरसेस दैट आर डिप्लॉयड, यानी उनके अंदर 2 कॉपीज होंगी आरएनए जीनोम की। ये कौन से मेंबर्स हैं, दीज आर द रेट्रोवायरसेस। They are only family of viruses that are diploid, यानी कि हर वायरस में 2-2 कॉपीज होंगी जीनोम आरएनए की। ये रेट्रोवायरसेस, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है HIV। Now coming to the question, why some viruses yield infectious nucleic acids and other do not yield infectious nucleic acids। हमने पीछे जिक्र किया था कि तमाम वायरसेस एक ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शियस होंगे या सेल कल्चर में भी होंगे, लेकिन जो उनका प्योरीफाइड वो जो जीनोम हमने लिया था वो शायद इन्फेक्शियस हो शायद ना हो। क्यों, अब ये फैक्टर्स देख लेते हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जिनको कोई पॉलीमरेज नहीं चाहिए होता वायरॉन में,
अब वो वाले जो वायरसेस हैं दे कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शियस डीएनए और आरएनए। अब आ जाए राइट साइड के कॉलम पे, viruses that require virion polymerase they cannot yield infectious nucleic acids। अब कुछ वायरसेस हैं जिनको पॉलीमरेज चाहिए होता है, ठीक है, तो जो जिनको पॉलीमरेज चाहिए होगा वो बेचारे इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। इनमें कौन कौन से आएंगे? पॉक्स वायरस आएगा, तमाम नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आएंगे और रेट्रोवायरसेस आएंगे। मैंने आपको इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा कमिंग लेक्चर है दैट विल बी इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे, तो मैंने सारी क्लासिफिकेशन आपको आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी एंड डाइजेस्टेबल एज कम्पेयर टू गिवन इन द बुक। तो हमें उस दिन फिर ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि पॉक्स वायरस क्या होते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंडेड में कौन से होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड में कौन से होते हैं। इस वक्त आप सिर्फ ये कंसेप्ट देख लें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ वायरसेस इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। तो जिन वायरसेस के पास जिन्हें कोई पॉलीमरेज नहीं चाहिए, आप समझ लें पॉलीमरेज जो एक वेपन है, जिन्हें कोई नहीं चाहिए वो खुद इतने एफिशिएंट हैं वो खुद बना लेंगे इन्फेक्शियस डीएनए या अपना आरएनए। जबकि कुछ को चाहिए एक वेपन, वेपन क्या है? पॉलीमरेज है। जब तक उनके जिनको पॉलीमरेज चाहिए होगा, वेपन चाहिए होगा, वो बेचारे इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड नहीं बना सकते। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेज बाय टू फैमिलीज। दो फैमिलीज हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करती हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब कौन कौन से वायरसेस हैं जो ये यूज करते हैं? एक है रेट्रोवायरसेस HIV और एक है हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि हिपेडना वायरसेस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस क्या करता है? रेट्रोवायरस HIV यूज देयर जीनोम RNA as the template to synthesize DNA intermediate early in the replicative cycle। अभी पिछले कॉलम में हमने पढ़ा है कि रेट्रोवायरसेस जो हैं वो किस तरह करते हैं, जीनोम RNA यूज करते हैं ताकि एक टेम्पलेट बन जाए, उसके बाद वो DNA इंटरमीडिएट बनाते हैं अर्ली इन द रेप्लिकेटिव साइकिल। जबकि जो हिपेडना वायरस होते हैं ये RNA इंटरमीडिएट को यूज करते हैं, अपने इंटरमीडिएट को एज द टेम्पलेट टू प्रोड्यूस देयर जीनोम DNA लेट इन द रेप्लिकेटिव साइकिल। तो वहां पे अर्ली रेप्लिकेटिव साइकिल में वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वो लेट स्टेप्स रेप्लिकेटिव साइकिल में यूज कर रहे हैं। अब ड्रग्स होती हैं कुछ जैसे लैमिब्यूटिन है। लैमिब्यूटिन क्या करती है? इट इज इफेक्टिव फॉर बोथ डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी वायरस की डिजीज के लिए भी इफेक्टिव है और HIV में भी, एड्स में भी। क्यों? बिकॉज इट इनहिबिट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ बोथ वायरसेस। तो इन दोनों डिजीजेस में हम लैमिब्यूटिन देते हैं ताकि इनका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है या RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है वो इनअफेक्टिव हो जाए। Now what does DNA polymerase of hepatitis B virus do? अब जो DNA polymerase है ये अंदर वाले कोर में देखें पर्पल कलर का छोटा सा डॉट है सबसे अंदर कोर में। इसके पास it has both DNA dependent and RNA dependent activity and they function at different stages of the replicative cycle। DNA polymerase इसका बड़ा स्मार्ट होता है, इसके पास DNA डिपेंडेंट एक्टिविटी भी होती है और RNA डिपेंडेंट एक्टिविटी, और दोनों चीजों को ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रेप्लिकेटिव साइकिल यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर अर्ली एंड लेट प्रोटीन्स? अब क्या होता है कि अर्ली और लेट प्रोटीन्स जो हैं वो क्या चीजें होती हैं? सो लेट्स सी कि क्या होता है। वंस द वायरल मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड, अब चाहे वो DNA वायरसेस हो या RNA वायरसेस हो, मैसेंजर RNA तो सब में बनना है ना। इसमें क्या होता है कि जब ये बन जाती हैं, वंस द वायरल मैसेंजर RNA चाहे DNA की हो या RNA की हो सिंथेसाइज्ड होती हैं, क्या होता है इनका ये ट्रांसलेट हो जाती हैं होस्ट सेल राइबोसोम्स में। ट्रांसलेशन किन चीजों में होगी? एक होगी अर्ली वायरल प्रोटीन में और एक होगी लेट वायरल प्रोटीन्स में। अर्ली वायरल प्रोटीन जैसे कि नाम से जाहिर है अर्ली तो समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन अर्ली फेजेस occurring before replication of genome and that consists of enzymes, polymerases and replicases, right? कुछ होती हैं लेट प्रोटीन्स। लेट प्रोटीन्स कब बनेंगी? दे अकर आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम, और ये हेल्प आउट करती हैं वायरस को उसका स्ट्रक्चर गेन करने में। न्यूक्लियोकैप्सिड बनेगा उसका, प्रोटीन कोड्स बनेंगी। तो जैसा कि नेम इज इंडिकेटेड
कि डीएनए आरएनए वायरसेस ने जब अपना मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज कर लिया तो उनकी ट्रांसलेशन शुरू हो गई। ट्रांसलेशन कैसे शुरू हो गई? बाय होस्ट सेल राइबोसोम्स। होस्ट सेल राइबोसोम्स वहां जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वायरस की कुछ अर्ली वायरल प्रोटीन्स बन जाएं और कुछ लेट वायरल प्रोटीन्स बन जाएं। अर्ली वायरल प्रोटीन में क्या होगा? वायरस को एंजाइम्स मिलेंगे, वो अपने आप को एनेबल करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेजेस एंड रेप्लिकेसेस। लेट प्रोटीन्स में क्या करेगा? बिकॉज इट इज अ स्मार्ट वायरस, तो वो क्या करेगा? अपना न्यूक्लियोकैप्सिड बनाएगा, स्ट्रक्चर करेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टुवर्ड्स असेंबली एंड ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, अब ये जीन प्रोडक्ट्स दीज आर नॉट गिवन इन द बुक, इट्स ओनली फॉर योर आइडिया। ये मुझे अच्छी सी एक स्लाइड मिली थी, मैंने लगा दी। अर्ली प्रोटीन्स होती हैं, मिडल प्रोटीन्स होती हैं और लेट प्रोटीन्स होती हैं। अर्ली प्रोटीन्स में एज द नेम इंडिकेट्स एंजाइम्स बन रहे थे। अब आप ये देख लें, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। न्यूक्लियसेस हैं, उसके अलावा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। मिडल प्रोटीन्स में हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेजेस बनते हैं और लेट प्रोटीन्स में एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि एनवेलप प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन, उसका हेड बनेगा, टेल बनेगा, बेस प्लेट बनेगी, टेल फाइबर प्रोटीन्स बनेंगी और सेल्फ असेंबली के लिए कुछ प्रोटीन्स नेसेसरी होती हैं जो उनको असेंबल करेंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now this is a diagram from Lippincott. Lippincott में देख लें कि अर्ली प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है और फिर सेकेंडली लेट प्रोटीन्स की हो रही है। अर्ली और लेट प्रोटीन्स बना के आराम से वायरस अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं और असेंबली में खड़े हो जाते हैं। Now they are assembled and they are ready to be released from the host. अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ वायरल मैसेंजर आरएनए जो होते हैं दे आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड। कुछ वायरल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होते हैं प्रीकर्सर्स पॉलीपेप्टाइड में और प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड इनको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। ब्रेक डाउन कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जब इनको ब्रेक डाउन कर देंगे तब ये बनाएंगे फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, उसके बगैर नहीं बना सकते। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वायरल मैसेंजर आरएनए, कुछ वायरसेस में वायरल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होते हैं प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड में। अब प्रीकर्सर पॉलीपेप्टाइड को तोड़ना जरूरी होता है। टूटेंगे कैसे? ये प्रोटीएजेस से। जब ये टूट जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और फंक्शनल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि कुछ स्ट्रक्चर्स को देने के लिए, कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए दीज प्रोटीन्स आर नेसेसरी। की थे हमारी पिकॉर्ना, पोलियो एंड राइनोवायरस। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी था एंड येलो। एट द स्लाइड नंबर 29 and rest of the lecture we will continue tomorrow. Thank you for your patience and thanks a lot for listening. The questions are more than welcome and I am here to answer all of your questions. Have a good day, stay safe, stay at home and observe all the precautions that have been given to you. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. So starting with the next topics of today's lecture, what is complementarity? Complementarity से क्या मुराद है? अब इसमें हमने ये याद रखना है कि जब भी कोई रेप्लिकेशन होगी वायरल जीनोम की, उसको कोई ऊपर से गवर्न कर रहा होगा. So that is now this is